नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर और बात करेंगे हम खास खबर में। भाजपा ने मैनिफेस्टो जारी कर दिया है जिसे संकल्प पत्र का नाम दिया है। कुछ चीजों की अगर बात करें तो एक बार फिर बीजेपी ने उन मुद्दों पर भरोसा किया है, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो या धारा 370 या फिर 35A। चलिए हम घोषणा पत्र में क्या खास बातें हैं आपको दिखाएंगे और उसके बाद हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील शर्मा साहब हमारे साथ हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता डीके छंगानी साहब हमारे साथ हैं, भाजपा नेता नीरज जैन जी हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। आप एक बार मजमून देखिए, फिर लौटते हैं हमारे पैनलिस्ट के पास। कांग्रेस के घोषणा पत्र के बाद अब बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र देश के सामने रख दिया। संकल्प पत्र नाम से जारी बीजेपी के चुनावी विवादों की इस पोटली में किसानों, व्यापारियों, मध्यम वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। वहीं राम मंदिर, कश्मीर में धारा 370 व 35A के संकल्प के जरिए धर्म और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आगे बढ़ने का इरादा भी दोहराया गया है। पीएम मोदी ने घोषणा पत्र पर बोलते हुए कहा कि 2014 से 2019 तक जो यात्रा चली उसमें चहुमुखी विकास हुआ है। इस दौरान पीएम ने कहा कि 2047 तक हम विकसित राष्ट्र होंगे और इसकी नींव 2019 से 2024 तक रखी जाएगी। है कि इंटरिम भी हमारा हिसाब लिया जाए और वो है 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हमने देश के महापुरुषों ने जिन सपनों को लेकर के आजादी का जंग किया था, आजादी के लिए बलिदान दिए थे, जब आजादी के 75 साल होंगे तब हम उनके सपनों का भारत समर्पित करने की दिशा में कुछ अहम काम कर लें, पूरा कर लें। इस उद्देश्य से 75 वर्ष 75 लक्ष्य ये हमने तय किए हैं। 75 निश्चित कदम हमने तय किए हैं। ये अपने आप में टाइम बाउंड, वेल डिफाइंड शायद ही कोई घोषणा पत्र में या संकल्प पत्र में आप पहली बार देख पाते होंगे। उसी साथ साथ हम जब इस मैनिफेस्टो को लेकर के आए हैं तो साफ है हमारे मन में वन मिशन, वन डायरेक्शन। हम देश को समृद्ध बनाने के लिए, सामान्य मानवीय के सशक्तिकरण को लेकर के, जन भागीदारी को बढ़ाते हुए, लोकतांत्रिक मूल्यों को महत्व देते हुए, और सरकार की सबसे बड़ी कसौटी ये नहीं होती है कि आपने क्या किया, सरकार की सबसे बड़ी कसौटी है लास्ट माइल डिलीवरी की। और इसलिए वन मिशन, वन डायरेक्शन लेकर के हम आगे बढ़ना। भाजपा का घोषणा पत्र जारी होने के बाद ही कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा के घोषणा पत्र को झांसा पत्र बताया। जब साल 2014 के घोषणा पत्र के 125 सवाल खड़े हों तो आज के झांसा पत्र, ये संकल्प पत्र नहीं है, आज के झांसा पत्र पर भरोसा कैसे करें। फिर एक बार उन्होंने किया झांसा पत्र तैयार, फिर एक बार उन्होंने किया झांसा पत्र तैयार। देश की जनता खारिज करेगी इस बार और झोला उठाकर हो जाओ जाने को तैयार। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपने लोक लुभावन वादों के साथ घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। इनमें किसान और आम आदमी को साधने की कोशिश की जा रही है। दोनों ही दल एक दूसरे के वायदा पत्र को झूठ पत्र साबित करने पर तुले हैं, लेकिन सवाल यह है कि चुनाव के समय जारी किए जाने वाले घोषणा पत्र क्या वाकई में जीतने के बाद भी इन राजनीतिक दल और राजनेताओं को याद रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चले, आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी का जो मूल मंत्र है वो है राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा, अंत्योदय हमारा दर्शन और सुशासन हमारा मंत्र। और कांग्रेस ने वादा किया था कि हम निभाएंगे।
वो उनका घोषणा पत्र का जो एक टैग लाइन है वो है। क्या खास है आपने सुना कुछ, मैं आपको स्लाइड्स के जरिए दिखाऊंगा। इस वक्त श्याम जी हमारे साथ में जुड़े हैं। श्याम जी, इस मैनिफेस्टो को, संकल्प पत्र जिसे नाम दिया गया है, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए योगेंद्र जी, अभी बीजेपी ने बड़ा चालाकी से अपना संकल्प पत्र जारी करने के लिए कहा है कि हम 2022 में ही हिसाब देने के लिए तैयार रहेंगे। इसमें 75 इन्होंने संकल्प लिया। 2022 का समझ में नहीं आया क्यों कह रहे हैं कि देश 75 साल हो जाएंगे और 75वीं आजादी की जब हम बनाएंगे तो उस वक्त हम बताएंगे कि हमने क्या किया। लोग हमने जो किया है तो लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी है, उस कारण से हमको बहुत लोग कहने लगे कि अब ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस प्रकार से हमेशा कह रहे थे। अब देखिएगा, घोषणा पत्र को बनाने की जिम्मेदारी गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी को दी थी। उन्होंने कहा कि हमने 6 करोड़ लोगों से संपर्क किया, 300 रथ पूरे देश में भेजे, 7,700 सुझाव आए, उसके बाद 4,000 लोगों की मन की बात सुनी, 100 लोगों से विभिन्न क्षेत्रों में जाके संवाद किए। तो हमारा संकल्प पत्र पूरे देश में क्या जरूरत है, जैसे कांग्रेस करी थी कि हमने पूरे देश से पूछ करके उन्होंने अपना जन घोषणा पत्र बनाया है। तो इन्होंने कहा कि हमने भी पूरे देश में घूम कर करके अपना घोषणा पत्र जैसे संकल्प पत्र बनाया है। वही आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 3 चीजों को लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा है, दूसरा कहते हैं अंत्योदय जो कि नीचे व्यक्ति है वो हमारा दर्शन है, और सुशासन हमारा मंत्र है। अब बार बार जब मैं आज भी सुन रहा था कि जनता सपने देखती है, हम उसको पूरा करने की बात कहते हैं, एक मिशन एक डायरेक्शन से आगे बढ़ेंगे, भाषा हमारी, भाषा शिक्षा जीवन शैली में विविधता है, क्योंकि उसके बाद सबका समायोजन करके विकास की बात कह रहे हैं। अब ये फिर वापस वही वाली बात आ गई कि राम मंदिर को हम बनाएंगे, कानून सम्मत बनाएंगे, लेकिन जब कह रहे थे अब हम अध्यादेश यहाँ 3 तलाक के लिए अध्यादेश ला सकते हैं, राम मंदिर के लिए अध्यादेश नहीं ला सकते, क्योंकि उनको पता है कि अब अगर मुद्दे को जीवित रखना बहुत जरूरी है। इसको बन जाएगा तो फिर उसके बाद सब तो क्या लग रहा है आपको कि इसका सोल्यूशन की बजाय मुद्दे को बनाए रखना चाहती है बीजेपी? बिल्कुल, क्योंकि चाहते तो अध्यादेश ला सकते थे। अगर केवल अध्यादेश लाना किस पे, जमीन को लेकर तो लाना है, बाकी तो सारी चीज क्लियर है। टाइटल को लेकर के तो विवाद है, टाइटल को लेकर के अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जब 5 लोगों के अगर आपको कहा कि 3 लोग बात करके सम्मत करेंगे तो आपने असहमति बता दी कि अब ये तो जो आपके जो थे वो नहीं चाहते थे। ऐसी स्थिति में मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। सुशील शर्मा जी हमारे पास में है। सुशील जी, मैनिफेस्टो आपका हो चाहे बीजेपी का हो चाहे दूसरे दलों का हो, जनता भरोसा कैसे करे इस पे? निश्चित रूप से योगेंद्र जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि जनता इन पे कैसे भरोसा करे। नहीं, सभी पार्टियों पे, इनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, मैनिफेस्टो किसी भी पार्टी का हो। मैं यही कह रहा हूं कि जनता इन पे भरोसा कैसे करे। और आपने देखा कि जो भरोसा करने का जहां तक सवाल आता है तो आदमी का चरित्र देखा जाता है, उसका पिछले कामों को देखा जाता है कि उसने पहले क्या किया क्या नहीं किया और आगे वो क्या करेगा, उसके पिछले इतिहास से अगला पता चल जाता है। आप देखिए कि जब 2014 के अंदर जो वादे किए, चाहे वो बेरोजगारी दूर करने की बात हो, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात हो, चाहे कालाधन लाने की बात हो, 15 लाख रुपए खातों में डालने की बात हो, 10 दशहर काटने की बात हो, ये सारी बातें उसमें की और उसके बाद में नतीजा देश को क्या निकला? नोटबंदी, जिसके चलते 100 लोग लाइनों में 100-150 लोग लाइनों में मर गए। आम आदमी का पैसा बैंकों में जमा हो गया और उस जमा पैसे को सेठ लोग लेके बाहर चले गए। दूसरा, आपने ये देखा कि नोटबंदी के चलते 2 करोड़ रोजगार तो छोड़ो, 4 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। तो ये जो सेकंड जो फेज में आपके पास में, मैं सिर्फ इतना से जानना चाहता हूं कि आखिर आधार क्या रहता है जिससे भरोसा किया जा सके। कमियां बहुत सारी, मैं उन पर चर्चा करूंगा आपसे, लेकिन मैं भरोसे की बात कर रहा हूं कि इन मैनिफेस्टोज पे भरोसा कैसे किया जाए, क्योंकि बात कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, जनता की भरोसा कैसे करे इस? बिल्कुल नहीं कर सकते। जब जो पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करती है फिर उसके नेता उसको जुमला बता देते हैं तो उसको कैसे विश्वास करें? आज जो इन्होंने जो 72-75 जो संकल्प लिए हैं, उन संकल्पों का क्या होगा? कल ये राज बनते ही यार सत्ता से बाहर जाते आते कहते हैं तो जुमलेबाजी थी, हमें तो वोट लेने थे इसलिए बोल दिया। तो इनका जो चाल चरित्र चेहरा जनता के सामने है, इसलिए इन पे कोई भरोसा नहीं कर रहा है। वापस लौटूंगा आपके पास में। छंगानी साहब, आपके पास आना चाहूंगा। मेरा आपसे भी सवाल यही होगा कि राजनीतिक दलों पर
मैनिफेस्टो जारी करते कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है, हमारी चलाई हुई एक परंपरा है और इसमें कोई बंधे भी नहीं। अगर आज बीजेपी मैनिफेस्टो जारी नहीं करती या कांग्रेस जारी नहीं करती तो कोई बाध्यता नहीं थी, लेकिन जब किया जाता है तो इंतजार रहता है कि क्यूरियोसिटी मतदाता की होती है कि अच्छा बीजेपी का आ गया, अब कांग्रेस का आएगा, क्या है खास देखते हैं उसमें। यह कोई बजट की तरह नहीं है, लेकिन बात भरोसे की होती है। मतदाता बहुत स्मार्ट हो रहा है, तो इस पर भरोसा कैसे किया जाए, किसी का भी हो चाहे मैनिफेस्टो। देखिए, जनता का भरोसा अनुभव के आधार के ऊपर में होता है। जब जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अपना मैनिफेस्टो देते हैं, उसके अंदर में देखते हैं 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक कि पुरानी बातों को कब तक जाकर के उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, कब तक लागू किया। और अगर उन बातों को लागू नहीं किया तो फिर अगले वाले मैनिफेस्टो के ऊपर में उनके विश्वास लोगों का नहीं उठता है। इसलिए मैनिफेस्टो के ऊपर में सबसे पहला जो आपने कहा वो आधार लोगों को अनुभव होता है। और हमने पिछले दिनों में देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जो बातें हमारे लोगों के सामने रखी, उन तमाम बातों को लागू करने के अंदर में कोताही बरती है, वो उसको पूरी तरह से सफलतापूर्वक लागू नहीं कर पाए। और अब की बार का जो मैनिफेस्टो है वो मैं समझता हूं कि रिपीटेशन, पुरानी बातों का रिपीटेशन है, और उसके अंदर में ऐसी कोई भी नई बात नहीं है जिसको कि लोगों के बीच में जाकर के प्रचारित किया जा सके। चलिए मैं आऊंगा आपके पास में। नीरज जी हमारे साथ में। नीरज जी, बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, कुछ चीजों को दोहराया गया है और दोहराया पहली बार नहीं है। वर्षों से जो बीजेपी का टैगलाइन में या फिर कहें कि बीजेपी की आइडियोलॉजी जिससे चर्चाओं में रही है वो एक बार फिर दोहराया गया है, लेकिन ये भी एक सवाल उठ रहा है कि पूरे 5 साल उस पर चर्चा नहीं की गई। देखिए योगेंद्र जी, ये घोषणा पत्र नहीं, संकल्प पत्र है। हमने संकल्प किया कुछ काम को पूरा करने का। भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संकल्प किया, उन कामों को पूरा करने के प्रयास लगातार जारी है, उन कामों को किया जा रहा है। और उसी के अंतर्गत हमने उन विजन डॉक्यूमेंट की तरह इसको काम में लिया कि हमने जो तय किया वो कब तक हम पूरा करेंगे, उसका टाइम लिमिट पूरी की। कम से कम हमने, हमारे मित्र जैसे मेरे बड़े भाई हैं सुशील जी, उन्होंने कहा या छंगानी जी ने कहा कि जनता जो है देखती है, अनुभव लेती है, पिछला क्या किया, कैसे किया और कैसे नहीं किया। हम ये कह रहे हैं कि हमने समय दिया कि 2019 में इसको पूरा करेंगे या 2022 में उसको पूरा करेंगे, उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। केवल मात्र ये कह रहे हैं ना कि इनका घोषणा पत्र, इनके घोषणा पत्र में इन्होंने कहा गरीबी हटाएंगे, 100 साल से गरीबी हटाई रहेंगे। 120 साल 1920 के अंदर 100 साल पहले एक वंशवादी परिवार का व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बना था, से लेकर आज तक 100 साल में वही परिवार उस पार्टी को चला रहा है। प्रधानमंत्री उन्हीं से होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे होंगे, और 100 हमने हमारे आपसे जानना चाहते हैं, देश को जवाब पे देश को आर्थिक प्रगति की ओर लेकर के जाएंगे। हम आर्थिक प्रगति की ओर देश को आपके देश को छोड़ दिया। अरे भारतीय जनता पार्टी ने केरल में सरकार पिछले साल में एक शब्द की जांच कराएंगे, बिल्कुल सबसे बड़ा कांग्रेस है। नीरज जी, सुशील के घोटाला भी होती हर साल बनाइए। नीरज जी प्लीज, एक सेकंड भ्रष्टाचार सुशील जी, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा दोनों से ही, अपने अपनी बात कहिए, समय हमारे पास में है। अगर एक दूसरे के बीच में ऐसे इंटरप्ट करेंगे तो कोई अपनी बात नहीं कह पाएगा। ये बोलेंगे, आप बोलेंगे, आप बोलेंगे, जब ये बोलेंगे तो मुझे लगता है कि मुद्दे से भटक जाएंगे। हमारा उद्देश्य है कि अपनी बात आप कहिए। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस लौटता हूं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम भाजपा के घोषणा पत्र, जिसे संकल्प पत्र नाम दिया गया है। चलिए, मैं नीरज जी वापस आपके पास में आना चाहूंगा। यहां कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि बीजेपी वर्षों से उन्हें चलाती आ रही है, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे 35A का मुद्दा हो, या धारा 370 हटाने की बात हो। जैसे श्याम जी ने कहा कि ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें बीजेपी जिंदा रखना चाहती है। इन मुद्दों को लेकर के मैं एक बार आपसे कमेंट चाहूंगा कि 5 साल में इनका कोई सोल्यूशन ना बीजेपी को दिखा, ना इस पे कोई एक्शन दिखा। योगेंद्र जी, मेरा इस पे इतना ही कहना है, 55 साल में जिन लोगों ने राज किया, उन्होंने इस देश में धारा को आज तक वो बताने को सक्षम नहीं हुए कि धारा 370 उन्होंने क्यों लगाई कश्मीर में। उसमें 35 की बात वो उसी पा रहे हैं। बोलिए, क्या तो सवाल का जवाब देने दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। नहीं तो ये बोलेंगे तो मैं बोलने नहीं दूंगा। हाँ ठीक है ठीक है। अभी आप मेरी आवाज भी उतनी बुलंद है जितनी इनकी है। चलिए चलिए, एक सेकंड सुनिए मेरी बात। एक सेकंड मैं एक बात कहना चाहूंगा। सबको मालूम है कि किसने इस पर सिग्नेचर किए थे, कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो मुझे लगता है कि समय हमारे पास में कम है, मूल मुद्दे पे आ जाए। इसके पृष्ठभूमि बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप लोगों के एक्शन की बात करिए कि 5 साल में क्या किया। हमने 5 साल में जो किया वो जनता के समक्ष है, और हम जो करने वाले हैं वो हमने इस संकल्प पत्र में फिर रखा है। राम मंदिर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था। हमने बहुत स्पष्ट अभी भी हमारे संकल्प पत्र में कहा है, हर संभव प्रयास करेंगे, सौहार्दपूर्ण वातावरण में इसका निर्णय निकालने का प्रयास करेंगे। 370 हटाना कश्मीर के लिए आवश्यक है, कश्मीरियत के लिए आवश्यक है, वहां रहने वाले और पूरे भारत के लिए आवश्यक है। इसलिए 370 हटाएंगे। 35A जो कि सीधा सीधा एक भारतीय को कश्मीर में जमीन खरीदने से रोकती है, उसको वहां का वासी होने से रोकती है, उसको हटाएंगे। हमने कहा 2022 में किसानों की आय दुगनी करेंगे। हमने कहा कि हम प्रधानमंत्री की जो किसान सम्मान निधि है, अभी तक हमने तय किया था लघु और सीमांत किसानों तक जाए, अब भारत के प्रत्येक किसान तक 6,000 रुपए पहुंचे सालाना, वो हमने प्रयास किए। इससे पहले आज से किसी ने छोटे व्यापारियों की नहीं सोचा। हमने राष्ट्रीय व्यापार आयोग का गठन करने का संकल्प लिया है। किसान और छोटे व्यापारी, लघु किसान है, सीमांत किसान है, जो गरीब और छोटे व्यापारी है, उनको पेंशन देने की बात करी है। हमने बात करी है, हमने हटाने की बात कही है। देखिए योगेंद्र जी, हमने जो बात करें, एक सेकंड में रोकना चाहूंगा। मैं एक बात चंगानी साहब प्लीज, मैं ये कह रहा हूं कि आप जो बोल रहे हैं वो जन टीवी की स्लाइड्स के जरिए दर्शक देख रहे हैं। हम मुद्दे पे आए कि ये ऐसा क्यों। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, सुनिए एक बार। आप लोगों का मैनिफेस्टो 2014 का भी मेरे पास रखा, मैंने देखा, उसमें कश्मीरी पंडितों की वापसी का जिक्र उसमें है। मैं सिर्फ आपसे ये इतना सा जानना चाह रहा हूं कि 5 साल में, क्योंकि मैंने जैसे आपका घोषणा पत्र हो चाहे कांग्रेस का हो, जनता भरोसा कैसे करे, क्योंकि कुछ एक्शन तो हो। 5 साल आई थिंक कोई कम नहीं होते हैं किसी भी काम के लिए। एक बार उसको शुरू कर सकते हैं, हो सकता है कि बड़ा कोई मिशन हो जिसमें 20 साल भी लग जाते हैं, लेकिन एक एक्शन प्लान को शुरू करने में मुझे नहीं लगता कि 5 साल कम होते हैं। कश्मीरी पंडितों का भरोसा जीत नहीं पाए आप, कि कश्मीरी पंडितों के लिए कहा गया था कि उनके लिए कॉलोनी, उनके लिए सब तमाम चीजें की जाएंगी, लेकिन उस ओर कोई एक्शन हुआ नहीं है। नहीं, आप कैसे कह सकते हैं एक्शन नहीं हुआ? एक बार आप जाइए, मैं बता देता हूँ चलिए आप भी बता दीजिए, संगानी जी सुन लीजिए। जवाब मुझसे मांगे, जवाब ही देना शुरू कर। आपने एक बात नहीं कश्मीर में इनका शासन था, मैं कह रहा हूँ सर। अब उनको जब मैं आऊंगा आपके पास में, आप सवाल कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं, आपने कहा कि वहां जाकर के देखे, मैं देखी हुई बात ही बता रहा हूं। कश्मीरी पंडित जो राजस्थान में, उनकी भी मैं बता सकता हूं। ये एक छोटा सा, आप हो सकता है आपके नोटिस में, पर प्लीज आप जरूर पता करें, हो सकता है उनके साथ न्याय हो। आप जब ये कश्मीरी पंडितों को अलग अलग राज्यों में ले जाके बसाया गया था, तो राजस्थान में भी कश्मीरी पंडितों को 5 या 6,000 रुपए दिया करते थे। आपकी पता नहीं नोटिस में है कि नहीं है। उनको विस्थापित मान करके 5 या 6,000 रुपए देते थे। आपकी पूर्ववर्ती सरकार ने उसे बंद कर दिया। इन्होंने काफी गुहार लगाई वसुंधरा राजे जी से और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी। मैं ज्ञापन की कॉपियां दिखा सकता हूं आपको, और उनको पूरा डिटेल है उसके अंदर। तो इस ओर मैं एक्शन की बात कर रहा हूं आपसे कि भरोसा कैसे किया जाए कि सरकार कश्मीरी पंडितों के लिए, आपकी गवर्नमेंट थी, लेकिन उनको जो पैसा मिलता था उसे भी बंद कर दिया। देखिए, कश्मीरी पंडित के मुद्दे पर बहुत स्पष्ट हमारी नीति है, और आज से नहीं, पूर्व में हम कहते रहे, हमारे लगातार उस पर उनसे समझाइश, उनसे बातचीत, उनसे वार्ता लगातार उनके कमिटी से, उनके प्रतिनिधिमंडल से होती रही है।
और जब कश्मीर में हमारी सरकार बनी महबूबा मुफ्ती के साथ, वहां पर हमने पूरे प्रयास किए और वहां पर जमीन देने के लिए वो भी हमारी कोशिश में हुई और उसका प्रस्ताव भी हमने वहां सदन में रखा कि वहां पर उनको जो पुनर्वास उनका किया जाए। इवन में उन गांवों में भी जो उनके बहुल्य गांव थे वो आज खाली हो गए, वहां पर भी हमारे द्वारा प्रयास किए गए। हमारे वहां के जो विधायक है कविंद्र गुप्ता, उन्होंने उसको लेकर के सदन में मुद्दा भी पूरा रखा, प्रस्ताव भी रखा, जिसको पास होने के लिए जो व्यवस्थाएं चाहिए थी वो नहीं हो पाई, क्योंकि केवल मात्र सदन में रख देने से और पास होने से नहीं होगा, उसको लेकर के केंद्र में संसद में लेकर के आना पड़ेगा और संसद में वो पास होगा तब जाकर के वो कॉलोनी बन सकती है। एक पीछे दूसरी बात, मैं बार बार कह रहा हूं, हम तो बात कर रहे हैं कि 370 हटना चाहिए, हम बात कर रहे हैं धारा 35 से हटनी चाहिए, लेकिन कम से कम हमारे विपक्षी दल से तो पूछिए कि वो किस मुंह से इनको बनाए रखने की बात कर रहे हैं। हम 370 हटाने की बात करते हैं, अगर 370 कायम रहेगी। हम कहते हैं AFSPA को और मजबूत करना चाहिए। आपको रोका किसने? आपका राज है जी, आपका राज हटाए क्यों नहीं? आपके साल पूरे हो गए, हम हमारा किया, हम हमारा काम कर रहे हैं, नहीं किया, हमारा पूरे हो गए। आप 5 साल या तो मुझे रिपीट कर रहे हैं। एक बात सुन, वो सवाल ही कर रहे हैं आपसे, एक सवाल होगा, बीच में नहीं बोलेंगे, आप जवाब दे दीजिए। 5 साल में 370 पे क्या एक्शन है वो भी यही सवाल पूछ रहे हैं, बता दीजिए, नहीं बोलेंगे, आप सुने जा रहे हैं। इन्होंने जो एक्शन किया वो सामने हमारे गाड़ी तो छोड़ो, आजादी से लेकर आप तो अपनी देशद्रोह की धारा हटाएंगे, ऐसे देश के टुकड़े टुकड़े जाकर जो खड़े होने वाले हैं वो क्या 370 को समझेंगे, जिनके आपको पता जिनके है, आपने बिल्कुल आज अपन आपसे कमी की है मैंने, सुशील जी आपसे कमी की है। आज जिनके नाना ने 370 लागू किया, जिनकी दादी ने आपके बेटी से आजादी नहीं, आप लोगों को आज आज हमने बात करने का अधिकार ही नहीं है। अरे हमको अधिकार दिया, आपको बाहर किया है। और आपके पत्र में मेरा जी एक मिनट सुनिए विकास के रास्ते वो क्या देश के बारे करेंगे, मैं जानना चाह रहा हूँ। मैं बताइए, अगर आप लोगों को नहीं करना डिबेट तो मैं बंद भी कर सकता हूं। जनता के पास में कार्यक्रमों का कोई अभाव नहीं है। मैं आपसे विशेष रूप से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप घोषणा पत्र बीजेपी की चर्चा करिए, आप प्लेटफॉर्म मत बताइए, क्योंकि हमेशा ये तो 1980 में जब बीजेपी बनी थी तब से आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई नई बात है इसमें। कांग्रेस ने क्या किया था उस पर चर्चा नहीं करनी है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो में हम खूब चर्चा कर चुके हैं। आप अपने मुद्दे पे आइए, मैं श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। हम तो हमारे नहीं कमाल कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप एक बात सुनिए, मुझसे एक बात सुनिए, आपके घोषणा पत्र पे मैं जवाब मांग रहा हूं आपसे कश्मीरी पंडितों की। आप कह रहे हो कि नाना से पूछिए, उससे पूछिए, ये प्रश्न नहीं आप क्यों बना रहे हैं? सुनिए कश्मीरी पंडित में आपको सर कहां से बता रहे हैं? आप तो शुरू कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू से, फिर सोच रहे हैं कि सामने वाला चुप रहेगा। अगर आज ये आपके ऊपर, एक बात सुनिए, अगर ये कहेंगे कि सब अटल बिहारी वाजपेयी जी पे वो आरोप लगे थे, आप खामोश रह जाओगे, सुन लोगे, आप चुप रहोगे? फिर ऐसे जरूरत क्यों इसको हाइक देने की कोशिश कर रहे हो? आप अपने मुद्दे पर चर्चा करिए। अगर आपकी तैयारी है करना चाहते हो तो अदरवाइज मैं बंद कर सकता हूं, अदरवाइज हम बंद भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, हमारे कोई शौक नहीं है। अगर आप लोग कोऑपरेट करें, बीजेपी कांग्रेस है दूसरे पर्सन, जब तक इसे करें, आप अपने मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, डाइवर्ट हो रहे हैं दूसरी तरफ। श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा एक बार में, बात भरोसे की है, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा कि किसी का भी मैनिफेस्टो हो, अगर जैसे आपने कहा कि कुछ चीजें रिपीट हैं और ये बिल्कुल है भी, इसमें कोई बात भी नहीं है, इन पे एक बार फिर बीजेपी दाव खेल रही है धारा 370, 35 से और राम मंदिर पे, कितना भरोसा करेगी जनता इस पे? देखिए योगेंद्र जी, मैं बार बार यही तो कह रहा हूं कि आपके पास फुल मेजोरिटी आई, पहली बार आई, उसके बाद आप कुछ करने की स्थिति में थे, तो
आपने विचार ही नहीं किया, करने की बात तो दूर है। आपने उस पार्टी के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई जो कि आपके विपरीत है, बिल्कुल विपरीत थी। 3.5 साल तक साथ में आपने काम किया। उस वक्त आपने एक बार भी नहीं कहा हम 370 हटाएंगे। आपने चर्चा नहीं की विधानसभा में। आपने चर्चा में भाग लिया था क्या? मेरी बात सुनिए यार, अखबारों में आती है सारी बात आती है, आप सुनिए, आप बता दीजिए मुझे इस तारीख को लोगों ने कोई नहीं उठाया गया वहां पर। आप सरकार में शामिल थे, आप तो वहां पे सब कुछ निर्णय कराने की स्थिति में थे। उस वक्त आप बोले नहीं। आप कश्मीरी पंडितों की बात करते हो, वहां बोले क्या? आप नहीं बोले। देश की संसद में बोले क्या? आप नहीं बोले। आपको नहीं कहना चाहिए था। अब आप कह रहे हो 370 हटाएंगे, 35 को करेंगे। आप वापस कह रहे हो कि 2022 तक हमारा विश्वास कीजिएगा, क्योंकि हमको सत्ता में आने के लिए आपने 75 संकल्प लिए। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प सत्ता में आने के लिए दोबारा से। आप कह रहे हैं खुद। अब आप कह रहे हो कि किसान और मजदूर और व्यापारी जो 60 साल की उम्र पूरी कर लेकर, राजस्थान में तो अशोक गहलोत ने पहले कर दी ना, आपने उसका विरोध कर रहे थे कि पेंशन क्यों दे रहे हो आप? वहां पे पेंशन अब केंद्र में जाके देने की बात हो रही है। व्यापारी को अशोक गहलोत ने कब पेंशन किया? व्यापारी की नहीं कह रहा हूँ, किसानों को दे दी है राजस्थान में। 60 साल की उम्र पूरी करेगा, आप देखने का उसमें आप 58 साल के ऊपर सारी सबको पेंशन है। आपको दे नहीं, उसमें किसान की वाली बात शायद नहीं, किसान वाली आप देखिएगा। क्रेडिट किसान के क्रेडिट कार्ड पर 1 लाख तक का 5 साल तक का ऋण देंगे। ये अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आप दीजिएगा। किसान ब्याज पहले से ही है। और हम 1 लाख रुपए का नहीं है, 1 लाख रुपए अगर हम 4% पे दे रहे हैं और बाकी का ब्याज सरकार भरपाई करती है। ये अपने राजस्थान में व्यवस्था वसुंधरा थी जब भी थी। लेकिन आप देखिएगा नक्सलवाद को 5 साल में समाप्त करेंगे। अभी आपने क्या किया ये नहीं बताना चाह रहे हो। समान नागरिकता वाली बात कह रहे हो। पहले हम 5 साल में जब शासन में रह लिए तो आपने उस पर ज्यादा विचार विमर्श किया। आतंकवाद पर 0 टॉलरेंस तो वो तो सभी करेंगे। आतंकवाद कोई पनपाना नहीं चाहता। आतंकवाद देश में रहे नहीं रहे वे सभी चाहते। किसान कल्याण निधि आपने बनाने की बात कही है। अब आपने कहा है कि व्यापारियों के लिए एक आयोग बनाएंगे। आप जीएसटी लगाते हैं, अब 5 स्लैब्स रखते हैं, उस वक्त सोचते नहीं व्यापारी की जब स्थिति खराब हो जाती है तो आप व्यापारी नाराज है तो आप करो। अब आने वाले समय में हम व्यापारी को कुछ देना चाहते हैं, हम आयोग बनाएंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। ये सब चीजें कांग्रेस ने भी कहा। आपने अगर करीब से मैं श्याम जी वापस आऊंगा आपके पास में, वापस आऊंगा। मैं एक बात जानना चाहूंगा सुशील जी, आपके स्पोक्स पर्सन एक कमेंट किया है इस घोषणा पत्र पे कि ये झांसा पत्र है। मैं वही बात कह रहा हूं कि आपका जो घोषणा पत्र था उस पर तो अक्सर से विश्वास कर किया जाए, सामने वाला जो है उसका झांसा लगे, तो ये भरोसे की बात कैसे की जाएगी कि आप जो कह रहे हैं वो तो बिल्कुल सत्य है और अगर बीजेपी या दूसरी पार्टी अगर कोई घोषणा पत्र जारी करते वो झूठ का पुलिंदा है? ऐसा क्यों? ऐसा नहीं योगेंद्र जी। देखिए, पिछले समय में आपने देखा होगा कि नरेगा जैसी बड़ी योजना, सूचना का अधिकार, बड़े बड़े काम होना अधिकार, जो भी पूरे दुनिया के अंदर जो हो सकता था सारे काम कांग्रेस शासन ने किए थे। उसके बावजूद जो है अभी जब इन्होंने बड़े बड़े वादे कर दिए और वादे करने के बाद सत्ता में आ गए, वो आते ही उन्होंने बाद में इनके नेताओं ने कहा ये तो सब जुमले थे, ये तो वोट लेने के लिए हमने सारा कुछ कहा। तो खुद ही इनके नेता अपने घोषणा पत्र के बारे में ये मान्यता रखते हैं। उसी आधार पर हमारे प्रवक्ता ने कहा कि ये 75 संकल्प भी इनके वही जुमलेबाजी है, वही जो है लोगों को धोखा है इस तरह का। और यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा, 15 लाख वाले मामले में अमित शाह ने पहले इलेक्शन के दौरान एक बात कही और कौन से मामले को खारिज किया बीजेपी ने? नेता खुद बीजेपी के नेता जुमलेबाजी की बात करते हैं हर चीज के अंदर। उन्होंने नोटबंदी की घोषणा पत्र में कब गई थी? इन्होंने जीएसटी लगाने की घोषणा पत्र में इन्होंने कब गई थी? जो वादे किए वो तो पूरे किए नहीं, नए नए आइटम ये लेकर के आए और जिसका नतीजा पूरा देश भुगत रहा है। आपके सामने है, आपका रियल एस्टेट आपका खत्म हो चुका है, आपका बेरोजगारी, इतनी इंडस्ट्रीज आपकी जो बंद हो रही हैं। पर जीएसटी तो पाइपलाइन में था, जीएसटी को लागू करना था, आपके दफ्तर इसकी कवायद शुरू की गई थी ना। तो आज जिस तरह से लागू किया जो पुराना सेब था उसको सारे को चेंज करके इन्होंने कई उसके सर्किल बना दिए, कई तरह के इतना व्यापारी को जो सड़क पे इन्होंने ला दिया है। आप देखिए कि ये जो सारी व्यवस्थाएं इन्होंने की कहीं घोषणा पत्र में नहीं थी और लोकसभा के अंदर इन्होंने जो जीएसटी पर चर्चा थी कई दिन तक संसद को चलने ही नहीं दिया। संसद को भारतीय जनता पार्टी ने चलने नहीं दिया। ये इतिहास है, गवाह इस बात का। पार्लियामेंट की जो रिकॉर्ड है ये साबित करता है कई दिन तक जीएसटी के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने संसद नहीं चलने दी। तो उससे सहमति थी, उसके बाद लगता है इन्होंने लागू कर दिया। ये नोटबंदी की स्थिति, नोटबंदी कोई बात ही नहीं थी, नोटबंदी आपने लागू कर दी। आप नई नई चीजें, नोटबंदी का अनाउंसमेंट पहले से कैसे करते, क्यों किया जाता है? तो बड़ा सीक्रेट प्लान था गवर्नमेंट का जिसमें कह रही है और उसका नतीजा ये निकला कि सारा पैसा जमा हो गया। आप देखिए कहाँ काला धन कहाँ गया। ये सारी चीजें जो है सिर्फ जनता का ध्यान हटाने के लिए, जो मूल मुद्दे थे उनसे ध्यान हटाने के लिए किया, बल्कि उल्टा देश का नुकसान हो गया।
2 करोड़ रोजगार देने के बजाय नोटबंदी के चलते 4 करोड़ लोग सड़कों पे आ गए। गांव में गरीब आजकल काम बेरोजगार होकर बैठे हैं, इंडस्ट्रियां बंद हो रही है, एक्सपोर्ट आपका जो खत्म प्राय हो रहा है, आपने पूरे देश को जो है सड़क पे लाके छोड़ दिया है। अब आप 75 संकल्प वो रख दिए सामने, तो जनता आपको देख चुकी है और आपकी परीक्षा 5 साल में आपने क्या किया उसकी परीक्षा का परिणाम आएगा। चलिए मैं जवाब दिलाऊंगा। छंगानी साहब आपके पास में आना चाहूंगा मैं एक बार। 75 वर्ष आजादी के 2022 में होंगे। नरेंद्र मोदी मैनिफेस्टो में इनका उल्लेख इतना नहीं है जितना नरेंद्र मोदी ने अपने स्पीच में कहा। उनका साफ कहना था कि एक निश्चय और एक समय अवधि में ये 75 जो निश्चय हम लेकर के चलेंगे ये एक टाइम पीरियड में पूरे करेंगे ताकि आजादी के 75 साल में हम दे सके कि हाँ 75 निश्चय हमने जो हाथ में लेते पूरे कर रहे हैं। देखिए, जो अगर उनका निश्चय है तो हम उनके ऊपर में क्यों संदेह करें, निश्चित करें। पर हमारा जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो नजरिया है वो ये है कि सबसे पहले जो श्रमिक वर्ग है उन श्रमिक वर्ग के लिए न्यूनतम वेतन आज की तारीख में राजस्थान में 213 रुपए एक श्रमिक को मिलता है। 5,000 साढ़े 5,000 रुपया उनको वेतन मिलता है, जिसके घर चलाना उसका मुश्किल होता है। श्रम कानूनों का ऐसा बदलाव हो गया कि मालिकों को कभी भी उनको दूध की मक्खी की तरह से उठा के बाहर फेंक सकते हैं। घोषणा पत्र के अंदर में चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो, इन श्रमिकों के बारे में क्या क्या रियायत और राहत देंगे वो इसका कहीं भी जिक्र उसके अंदर में नहीं है। उसी तरीके से बेरोजगारी के बारे में कि क्या कॉन्क्रीट प्लान क्या है, क्या वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर में निवेश करके लोगों को नया काम धंधा देने के बारे में करेंगे। जिस तरीके से जवाहरलाल जी के टाइम के अंदर में बड़ा निवेश किया गया, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, ये सारे कारखाने बनाए गए जिससे कि देश के अंदर में आधारशिला रखी गई, डैम्स बने। तो आज दोनों के घोषणा पत्र के अंदर में ये नहीं है कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर में फिर से निवेश करके लोगों को रोजगार देने के लिए कोई साधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। मैं ऊपर के बातों को बात नहीं करता, चिकित्सा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में निवेश नीति को प्रोत्साहन दिया जाएगा, ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में कहा है। निवेश से प्रॉफिट किसको, सरमाएदारों को होगा, एफडीआई में होगा। उससे कोई गरीबों को और नीचे के लोगों को उससे कोई फायदा नहीं होगा। जितना ज्यादा निवेश होगा उतना ज्यादा शोषण होगा। इसलिए इस बारे में बैठ करके हम अपनी ओर से ये कहना चाहते हैं कि जब तक आप नीचे के तबकों का जिस तरीके से किसान कांग्रेस ने दिए ना न्याय योजना जो है 12,000 रुपये मिनिमम वेतन मिलेगा, जो कमी रहेगी वो सरकार देगी। ये कांग्रेस ने घोषणा पत्र में देश की 20% आबादी कवर करेंगे, मिनिमम 12,000। श्रमिकों की जो संसद हुई उसके अंदर में उन्होंने 18,000 रुपया न्यूनतम, 12,000 से उनका कोई गुजारा होता नहीं। और उसके अंदर सारे, लेकिन अभी 5,000 से 12,000 तो ठीक है, श्रम संगठन 12,000 तो ठीक है, 5,000 सब लोगों ने 18,000 रुपए की मांग की है। यद्यपि हमारे हिसाब से 26,000 रुपये होना चाहिए, पर चूंकि 7वें वेतन आयोग ने 18,000 रुपये कहा था इसलिए हम 18,000 रुपये मांग रहे हैं। इसलिए श्रम कानूनों के अंदर बदलाव किया जाना चाहिए। पूंजीपतियों के दबाव के अंदर में आकर के जिस तरह का कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स, उनकी शोषण की व्यवस्था जो बरकरार रखी हुई है उसको खत्म करने की बात किसी ने भी नहीं कही है। हम ये चाहते हैं उसके ऊपर में कोई बात की जानी चाहिए। चलिए मैं एक बार आऊंगा, नीरज जी आपके पास आना चाहूंगा। 75 साल 75 निश्चय समय अवधि के अंदर ये कंप्लीट होंगे जी। ये बड़ा एक बयान प्रधानमंत्री ने कहा है, लेकिन वो निश्चय कौन कौन से किस तरह के होंगे? देखिए, 75 साल आजादी के 2022 में पूरे होंगे। उसमें 75 कदम और 75 संकल्प माननीय मोदी जी ने लिए। उनमें कुछ संकल्प इन प्रोसेस है। उदाहरण देके कहूंगा, ये बार बार कह रहे हैं कि कैसे रोजगार आएगा, जीएसटी से क्या होगा, नोटबंदी से क्या हुआ, या क्या क्या कर दिया इन्होंने पुराने घोषणा पत्र में। इन्होंने मैं बताना चाहूंगा, आज देश में आजादी के बाद पहली बार 70 साल में 7 करोड़ गरीब परिवारों में, बीपीएल परिवारों में उज्ज्वला योजना से आज धुएं से आजादी मिली है। आज देश में आजादी के बाद पूरे देश में 18,000 गांव ऐसे थे जहां बिजली नहीं थी, वहां बिजली पहुंची है। आज मुद्रा योजना, ये रोजगार की बात कर रहे हैं ना, मुद्रा योजना में 15 करोड़ लोगों ने, उसमें युवा ही होंगे, 50,000 से लेकर 10 लाख तक के जिनको लोन मिले। वो 15 करोड़, कौन 15 करोड़ लोग थे? वही ना जिनको रोजगार की आवश्यकता थी। आज ईपीएफओ में जो रजिस्ट्रेशन है 80 लाख, अभी तो उसके एक मिनट को बोल रहे हैं, मैं आप के पास आऊंगा एंड में। 80 लाख
अरे आपने कहा है ना जल शक्ति मंत्रालय से बनाएंगे, वो चीज तो ला ही नहीं रहे हो आप तो पुरानी बात हो, सबको पता है। आप नई बात लाई है ना, नदी को जोड़ने वाली बात लेकर आए ना से कर रहे हैं। आप मेरे को बोलने तो दीजिए। बोले मैं बार बार कह रहा हूँ, इससे पहले किसानों को सम्मान दिया जाए, किसने सोचा था? ये हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है। गरीब किसान को और दुकानदार को पेंशन मिले, ये किसने सोचा? ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है। आज डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम से 55 से ज्यादा योजनाओं में गरीबों के खातों में सीधा पैसा पहुंच रहा है। इन्हीं के राजीव गांधी जी जो प्रधानमंत्री को कहते थे कि 100 रुपए में 16 रुपए पहुंचते हैं, आज सीधा वो पैसा पहुंच रहा है। तो किसका फायदा हो रहा है? वो अंतिम व्यक्ति, अंत्योदय का व्यक्ति है, उस तक वो पहुंच रहा है। और अभी भी हमने जो संकल्प किया उसमें सीधा सीधा हमारा कहना है, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे लॉ कॉलेज हो, चाहे मैनेजमेंट कॉलेज हो, चाहे एजुकेशन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल वहां पर सीटें बढ़ाने और नए कॉलेजेस खोलने की बात हम कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान में प्रत्येक घर तक लाइट पहुंचे, ये बिजली की हम योजना बना रहे हैं। प्रत्येक गरीब के घर पे गैस पहुंचे, इसकी योजना बनाई है। आज 8 करोड़ टॉयलेट्स हमने बनाए हैं और जिन घरों में अभी भी ओटीएफ नहीं हुआ उनको करने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस प्रकार स्वच्छता को एक मिशन के रूप में इस देश ने लिया, वैसे ही पेयजल के मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जल शक्ति मंत्रालय अलग बनाएंगे, क्योंकि पेयजल आने वाले बनती है। स्कूल बंद कर दिए, कितने मास्टरों के पद खत्म कर दिए। जिस जगह स्कूल में वहां मास्टर और स्कूल बंद हुआ, उस पर प्रश्न उठा रहे हैं। आज नोटबंदी की बात जीएसटी निर्णय हमने लिया, ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। अरे उसमें जो असमानता आपने कहा कि एक सुनिए, आपने कहा कि खातों की बात आप लगातार कर रहे हैं, हर स्पोक्स पर्सन ये बात करता है। जनधन योजना के तहत आप जिन खातों की बात कर रहे हैं, उन खातों की ग्राउंड रियलिटी के बारे में आप जरूर एक बार विचार करिएगा, चर्चा करना लोगों से। सिलेंडर कितनी बार दोहरा कर रहे हैं? नहीं, उज्ज्वला देखिए, ये तो थोड़ी सी काबिलियत लोगों में होनी चाहिए। मैं तो जनधन योजना की बात कर रहा हूँ। जनधन योजना में 25 साल में 30 आज इसको कई साल लगे, हर योजना से पैसा उसमें डायरेक्ट पहुंच रहा है। अरे सर, खाते में पहुंच रहा है। पब्लिक का भला होगा। एक बात सुनिए, इसमें बैंक शुरू हो गया, शुरू हो गया। अरे भाई सुनो, शासन कहिए ना गर्व से शासन में हमने करवाया, शासन में शुरू कांग्रेस शासन हुआ था। 2G 3G बैंक लुटवा सब कांग्रेस जानी जाती है करने के लिए। जानती है आज आर्थिक रूप से मजबूत है। आज महंगाई की दर सबसे कम है। 23 तारीख को पेट्रोल डीजल के क्या भाव आपने 2004 में कर दिया, 30 रुपए छोड़ा था, आज उसको 80 रुपए ले गए। आज उसको कंट्रोल चले। समय का मैं रोकना चाहूंगा तो ये मैनिफेस्टो भाजपा का, और भाजपा को जवाबदेही है इसमें, और बात भरोसे की है। मैंने कहा मेरा एजेंडा यही था कि भरोसा आखिर किस पे किया जाए। एक दूसरे को, कोई किसी को झूठ का पुलिंदा बताता है, कोई किसी को झांसों का बंडल बताता है। ये भरोसा जनता को करना है कि किस पे यकीन किया जाए, किस पे नहीं किया जाए। ये फैसला आपको करना है। ये मैनिफेस्टो, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज की एक परंपरा है जिसका हमें इंतजार भी होता है कि किसके मैनिफेस्टो में से क्या आएगा। ये बजट नहीं है। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज से खास खबर बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जनता जनार्दन